गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम आज कल पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण, सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा था। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है ना। वर्ण अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सभी क्या कहलाते हैं? यह सबसे छोटी ध्वनि है ना। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाता है। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था ना कल कि हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आप बहुत छोटी कक्षा से ये चीज़ पढ़ते आए हो। आपने चार्ट भी देखा है। वर्णमाला ऊपर लिखा हुआ होता है, नीचे स्वर और फिर व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ 2 दिन का। ये पूरा एक बार आप पूरा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको जो मैं लास्ट में व्यंजन समझाऊंगी तो आपको आ जाएगा। स्वर पूरे 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और री। ये पूरे 11 स्वर हैं। 11 स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है वो स्वर कहलाते हैं। अंग, चंद्र बिंदु, है ना, ये सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं और ये स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं आते हैं, किंतु ये स्वर की समान ही बोले जाते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। आगत स्वर भी हमने पढ़ा था, जो इंग्लिश भाषा से आया है। वो कौन सा स्वर है? जो अन्य भाषा से आता है उसको क्या बोलेंगे? आगत स्वर। इसका आपको बिंदु भी बताया था। जैसे डॉक्टर में ऊपर लगा होता है ना, उसमें चंद्र बिंदु नहीं होता है, वो क्या होता है? आगत स्वर होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। व्यंजन के बारे में अभी आप बातें सुनिए। व्यंजन क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता है। व्यंजन के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और हर व्यंजन में समान रूप से स्वर मिला होता है ना। हर व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता है? हर व्यंजन में अस्वर मिला होता है। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 5 का तो ग्रुप होता है। हमने ग्रुप कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो क वाला ग्रुप, एक च वाला ग्रुप, एक ट वाला, एक त वाला और एक प वाला। इन ग्रुप में क्या क्या है? क, ख, ग, घ, ङ, 5 वर्ण, पंचम वर्ण है ना। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये कुल टोटल कितने हो गए बच्चों? 25। उसके अलावा उसके बाद थे ये पूरे 25 होते हैं। आप करना, लिखना, नोटबुक में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद थे अंतस्थ वर्ण 4, य, र, ल और व थे ना। ये य, र, ल, व और उसके बाद श, स और ह। ये इनमें बोलने में बहुत कम वक्त लगता है ना। ये अंतस्थ वर्ण इसलिए बोलते हैं कि इनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। य, र, ल, व बोल के देखो, ताकत की जरूरत नहीं होती है। तो ये 4 वर्ण ये और ये श, श, स, इनको बोलने में हमको, इन व्यंजनों को बोलने में हमको टाइम लगता है ना। तो इन व्यंजनों को बोलने में हमको टाइम लगता है ना। तो आप देखिए ये भी 4-4 के ग्रुप में होते हैं, ठीक है। 4, 4, 8 और 25, 25 और 8 कितने हुए बच्चों?
33। तो स्वर की व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? व्यंजनों की संख्या 33 हुई। ठीक है, उसके बाद व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद आपने देखा है जब छोटी कक्षा में थे तो 4 व्यंजन और थे हमारी वर्णमाला में, नीचे 4 वर्ण और थे। कौन कौन से? क्षत्रिय, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। देखो अब ये व्यंजन अलग क्यों हुए हैं? ये जो 4 व्यंजन थे ये अलग क्यों हुए हैं? क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अभी तक हमने जितने व्यंजन पढ़े थे ना बच्चों, वो व्यंजन कैसे थे? वो अपने आप में सिर्फ उनके अंदर एक स्वर अ, जो समान रूप से सब में शामिल है। तो इनमें भी शामिल है, इनमें भी अ शामिल है, तब जाके ये पूरा व्यंजन बनते हैं। पूर्ण व्यंजन कब बनेंगे? जब इनमें अस्वर होगा। ठीक है, तो उनमें सिर्फ वो सिंगल व्यंजन थे, है ना, जैसे क में सिर्फ क और अ, क, ख, ग सिर्फ एक व्यंजन है। लेकिन क्ष बोल के देखो, क्ष, क और श दोनों की ध्वनि आती है। तो क और श दोनों की ध्वनि आती है, तो क्या बना? श से क्षत्रिय। तो क्षत्रिय किन 2 वर्णों से बनता है? क और श षटकोण वाले से। उसके बाद है त्रिशूल। तो त्रिशूल में भी बोल के देखो, त्र, त और र। तो त और र से मिलके त्र बना। उसके बाद है ज्ञ, ज और य होता है ना, च छ ज झ य, और ज दोनों से मिलके बना ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ। श्रमिक, श्री, है ना, श्री लगाते ना हम, श्रीमान, श्री। तो श और र से मिलके बना श्र। तो ये है चारों संयुक्त व्यंजन। ये चारों कौन से हैं? ये चारों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या होता है? जब दो व्यंजनों से मिलकर के एक नया व्यंजन बनाए, दोनों को संयुक्त करके एक नया व्यंजन बनाया गया है हो, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन कौन से? संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो आपको एक चीज और बतानी है। व्यंजन के नीचे जो ये लाइन होती है ना बच्चों, ये हलंत होता है। क्या होता है ये? हलंत। यह लाइन यानी हलंत होती है। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। हलंत लगाने के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। देखो जब ये लाइन लग जाती है ना, तो व्यंजन जो होता है वो अधूरा होता है, यानी वह बिना स्वर रहित हो जाता है। स्वर रहित यानी अ लगा तब वो पूर्ण हुआ। जैसे अ लगते ही, जैसे मैंने ये य पूरा लिखा है, तो ये व्यंजन स्वर से युक्त है। य और अ मिलके य बोल रहे य। तो ये अगर इसमें मैंने हलंत लगा दिया तो ये अधूरा हो गया, बिना अ के या बिना स्वर के हो गया। ठीक है, मात्रा भी लगाते हैं हम, जैसे बोलते हैं राम। क्या बोलते हैं? राम। तो रा में आ स्वर है। रा में कौन सा स्वर है? रा में आ स्वर है। ठीक है, तो बिना, जब किसी व्यंजन में हलंत वाली लाइन होती है तो वह बिना स्वर युक्त हो जाता है। ड वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ड ध्वनियां बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इसका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे गाड़ी, घोड़ा, सड़क, पढ़ना, चढ़ना आदि। वो बिंदी जो लगती है ना ड और ड में, ये देखो ड और ड, ये जो बिंदी लगती है ना, वो उनको भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है ना। अब देखो आगे, ये तो हुए आपके व्यंजन। कितने व्यंजन हुए? वैसे तो 33 व्यंजन है ना, लेकिन 4 संयुक्त व्यंजन भी इन्हीं में शामिल है। तो 33 और 4 कितने हुए? 37, है ना। तो हमारी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 37। हम फर्स्ट से LKG UKG में इतने ही वर्णमाला इतनी ही पढ़ते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं तो हमको इसका विस्तार में पढ़ाया जाता है। तब हमको समझ में आता है
कि वर्णमाला में क्या क्या स्वरूप, वर्णमाला का क्या कैसा स्वरूप होता है। 11 आपके क्या हुए थे? स्वर हुए थे। 33 आपके क्या हुए? व्यंजन हुए। 4 आपके क्या हुए बच्चों? संयुक्त व्यंजन हुए। आपने देखा आपकी वर्णमाला पूर्ण हुई। हमने आपको पूरी जो बताई थी, परसों पूरा चार्ट बनाया था, वो वर्णमाला अब आपके पूर्ण हुई। तो अब वर्णमाला का अर्थ समझ में आया। वर्णमाला क्या होती है? स्वर और व्यंजन से मिलकर हिंदी वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। मतलब जब वर्णों का एक समूह निश्चित क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में जब लिखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों का क्रम एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है तो वह क्या कहलाती है बच्चों? वर्णमाला कहलाती है। आपको समझ में आया? देखो आपने ABCD पढ़ी है ना, ABCDEFG ऐसे लेके Z तक पूरा एक क्रम होता है। गिनती भी आपने पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 एक क्रम में होती है ना बच्चों, उल्टा पुल्टा नहीं लिखते ना अपन। तो उसी प्रकार से हिंदी की जो वर्णमाला है वो भी एक निश्चित क्रम में लिखी होती है ना। निश्चित क्रम, जैसे अ के बाद आ ही आएगा, क के बाद ख ही आएगा, च के बाद छ आता है, ज के बाद झ आता है। एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। हर वर्ण का अपना क्रम होता है और अपनी ही एक जगह निश्चित होती है। तो वर्णमाला भी वह वर्णमाला के अनुसार ही होती है। तो वर्णमाला क्या हुई? एक सुव्यवस्थित क्रम। स्वर और व्यंजनों से मिलकर, और वर्णमाला किससे बनती है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। तो परिभाषा में क्या होगा? आपकी बुक में सभी परिभाषाएं दी है बच्चों, इसलिए आप ये बुक है ना हिंदी व्याकरण की, वो खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ क्लास एक बार लेती हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपनी बुक में से भी एक बार पढ़ सकते हैं। मैं इसी के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर नहीं तो आपको जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखाती हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये यहाँ जो पढ़ाऊँगी वही आपसे नेक्स्ट टाइम जब पेपर होंगे, टेस्ट होंगे, तो आपसे वही क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज भेजिए कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा आपको ये करवाऊँगी। और प्लीज़ लाइव जितना ज़्यादा हो सके लाइव क्लास अटेंड कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा। या फिर वीडियो बाद में भी 1 या 2 बार देखिए। आप बहुत छोटे हो तो आपको वीडियो एक दो बार देखना ही पड़ेगा। र के विभिन्न प्रयोग, अब हमने आपको कल यहाँ देखा था ना, र आपको एक बार दोहरान मैंने करवा दिया है, पूरा रिवाइज करवाया है कि व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। एक होता है लिपि। वर्णमाला भी हमने पढ़ा है कि क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। होता है लिपि। क्या है? एक लिपि। तो बच्चों लिपि क्या होता है? आपने अभी तक क्या पढ़ा? वर्णमाला के स्वरूप को देखा, अ से लेके ज्ञ तक के शब्दों को देखा। आपको मैं बता दूं, इनको जब हम बोलते हैं, है ना, बोलना क्या होता है? उसमें तो हमने बोल लिया, वो तो मुख से ध्वनि निकल गई। लेकिन जब इनको हम लिखते हैं तो हम लिखते कैसे हैं? तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा ना कि वर्ण किसने बना दिए, ये वर्ण कहाँ से आ गए, अपने आप से कहाँ से आए हैं, इनको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा, आपने लिखा छ, अब आपके दिमाग में आता है कि ये छ ऐसे ही क्यों बनता है ना। छ से छाता ऐसे ही क्यों बनता है ना। इसकी लिए लिखावट कहाँ से आई, आता है ना दिमाग में। तो बच्चों जब हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है? ध्वनियाँ। हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। जो हम बोलते हैं ना बच्चों, वह जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, तो ये बच्चों भी मुख से निकली ध्वनि है। तो इस ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए हर शब्द की एक निश्चित चिन्ह होता है। क्या होता है? एक निश्चित चिन्ह। क को अपन ऐसे लिखते, अभी मैंने वर्ण विचार यहाँ लिखा था, है ना, वर्ण विचार।
तो हर एक विषय, हिंदी, वर्ण, विचार, कक्षा, लिपि, ये सारे जो शब्द, तो इन शब्दों के चिन्ह, ये चिन्ह कहलाते हैं। जैसे छ लिखा तो यह इसका छ का चिन्ह है, वह ऐसे ही लिखा हुआ होगा, तो यह चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जो ये चिन्ह होते हैं ना बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? यही लिपि कहलाते हैं। हम साइन देते हैं ना, हम मात्रा भी देते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक वाला जो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है ट्रैफिक हवलदार, वो साइन करके बताता है आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है, लेफ्ट राइट, आपको रुकना है, रुकने का साइन देता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी भाषा का ये साइन होते हैं। साइन यानी चिन्ह होते हैं कि चिन्ह मतलब ये भाषा ऐसे ही लिखी जाएगी। तो उन चिन्हों को हम क्या कहेंगे? उन चिन्हों को हम एक लिपि कहते हैं। इंग्लिश की भाषा होती है ना, जैसे नाम लिख दिया हमने, ये नाम लिख दिया राधा, है ना, तो ये इंग्लिश की लिपि है। ये रोमन लिपि थी। ये कौन सी लिपि थी बच्चों? ये इंग्लिश की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। तो उसी प्रकार से जब हम हमारी हिंदी भाषा को लिखते हैं तो वो कुछ चिन्हों में लिखते हैं, तो वह जो चिन्ह होते हैं वह लिपि कहलाती है। ठीक है, तो यह चिन्ह क्या कहलाए? लिपि। इसकी परिभाषा भी किसी भाषा की बोले जाने वाली किसी भी भाषा, आप देखो यहाँ पे पढ़ो, किसी भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, है ना, तो गुजराती, ये जितनी भी है भाषाएं, तो किसी भाषा की बोले जाने वाली ध्वनियों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। अब देखो लिपि किसे कहते हैं बच्चों? एक यही नहीं कि बस हिंदी भाषा की लिपि है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो किसी भी भाषा मतलब कोई भी भाषा हो, उसको बोले जाने वाली ध्वनियों के लिखे हुए रूप को, उन भाषा के लिखे हुए रूप को, बोलने को नहीं, लिखने वाले रूप को हम लिपि कहते हैं। लिपि ही भाषा को स्थायी बनाती है। जो लिपि होती है ना, जो लिखने की शैली होती है, लिपि लिखने की शैली, तो वो जो लिपि होती है वह अपनी भाषा को स्थायी बनाती है। आज हमारे पास अगर ग्रंथों में, अगर जैसे अपन भागवत जी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, तो वो लिखा हुआ है संस्कृत और हिंदी में। संस्कृत के मंत्र होते हैं, हिंदी में अनुवाद होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इनको कब पढ़ते? नहीं पढ़ पाते ना बच्चों। तो एक ये लिखे हुए थे, लिपि में लिपिबद्ध लिखे हुए थे, इसीलिए हम इनको पढ़ सके। तो भाषा को जीवित कौन बनाता है? हमारी भाषा को। जैसे संस्कृत और हिंदी को जीवित किसने बनाया? संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लिपि ने, वह लिखे हुए थे, इसीलिए हम पढ़ सके। तो उसी प्रकार से भाषा को स्थायी लिपि ही बनाती है, वही उसको जीवित रखने में सहायक होती है। ठीक है, आपको आया समझ में? ठीक, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले क्लास थर्ड के मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सेकंड और फोर्थ के हम जो प्रश्न उत्तर है पर वो कल रिवाइज करेंगे। मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी एक्टिविटीज, और एक बार क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले क्लास थर्ड के करते हैं। पहले प्रश्न का क, भाषा की सबसे छोटी कही क्या कहलाती है? तो आप आंसर लगा दीजिए। फर्स्ट वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। क ख ग घ क्या है? तो क्या है क ख ग घ? व्यंजन है। 2 व्यंजनों को जोड़कर क्या बनता है? मैंने अभी पढ़ाया था ना कि 2 व्यंजन जब मिलते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत के चिन्ह आपको लगाने हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं? तो नहीं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसमें रॉन्ग लगाओ। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या? नहीं, व्यंजन स्वर से मिलकर बनते हैं, है ना, तो उनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है? तो हाँ, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। बोला ही नहीं कुछ, सबसे छोटी ध्वनि हुई ना, क।
नाम क्या हुआ? कमल। जब तक 2-3 वर्ण नहीं मिलते तब तक ध्वनि बड़ी नहीं होती है ना? तो वर्ण की सबसे छोटी वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, तो हाँ। स्वर संख्या में 33 है, तो नहीं। स्वर संख्या में कितने हैं? 11 हैं। 33 तो व्यंजन है। लिपि वर्णों का लिखित रूप है, तो हाँ, वर्णों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है, वो स्थायी भी होता है। वर्णों का मौखिक रूप लिपि है, तो नहीं, रॉन्ग। वर्णों का मौखिक रूप लिपि नहीं है। निम्न संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको संयुक्त व्यंजन बनाने हैं, ठीक है? तो आपके संयुक्त व्यंजन से यहाँ पे पेज नंबर 12 पे आपको वर्ण दिए हैं। तो पक्षी, रक्षा, यात्रा, मात्रा, संज्ञा, यज्ञ, श्री राम, परिश्रम, चारों संयुक्त व्यंजनों के आपको नए अक्षर दिए हुए हैं। तो आप 2-2 अक्षर, 2-2 शब्द बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। जैसे श में क्षत्रिय और क्षमा, त्र में त्रिशूल और त्रिया, ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञाता, श्र से श्रमिक और श्रिया। बन गए ना? सब में नए नए शब्द, ठीक है? सही जगह पर अनुस्वार, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु या विसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। तो आप यहाँ पे शब्द बना सकते हैं, जैसे चाँद, तो चांद के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाइए। सबसे पहला है चांद, तो चांद में अनुनासिक लगेगा, ठीक है? दूसरा है पहुंचा, तो पहुंचा में भी अनुनासिक लगेगा। फिर है ठंडा, ठंडा में अनुस्वार। बेटियां, बेटियां। नमः, विसर्ग लगेगा। संतोष, संतोष में अनुस्वार लगेगा। उसके बाद है आनंद, अनुस्वार। उसके बाद हंसी, तो इसमें अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगेगा। उसके बाद प्रातः काल, बेटा विसर्ग लगता है ना, प्रातः दुख है ना, उनमें विसर्ग लगता है, तो बीच में विसर्ग लगेगा, प्रातः काल। उसके बाद है आंसू, ठीक है? तो ये आपके वो वर्ण हैं जिनमें आपको सही शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो 5वां प्रश्न है उसमें आपको उत्तर देने हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? आपको यहीं पे मैंने लिखवाया था, हिंदी भाषा में वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमबद्ध स्वरूप, समूह, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन में अंतर बताइए। तो स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर हुआ? देखो, मैंने कल भी आपको स्वर और व्यंजन लिखकर एक साथ अंतर बताया था। क्या था? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जाता है। किनका? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जाता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, वो स्वयं बोले जा सकते हैं, वे
स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। तो क्लास थर्ड आपके ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। सेकंड और फोर्थ क्लास की बुक के मैं कल एक्टिविटीज करवा दूंगी। ओके, देन बाय।